अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और क्लास 9th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के साथ हाजिर हैं, चैप्टर नंबर 2 के साथ। और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से हल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक यही होगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो आइए आज की इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो डी स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले साइंस के हवाले से यहाँ पर मौजूद है कि साइंस की स्टडी जो होती है वो नेचर के बारे में होती है। और नेचर के बारे में इस तरह से कि नेचर हमारे पास किस तरह से असरअंदाज हो रही है और हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उस पर भी नेचर जो है किस तरह से असरअंदाज हो रही है। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास नॉलेज होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। और नॉलेज किस तरह से चेंज होती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बेटर तरीके होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट तरीके होते हैं चीज़ों को जांचने के, इन्वेस्टिगेशन करने के। तो जब हमारे पास वक्तन बवक्तन बेहतर तरीक़ेकार, बेहतरीन औज़ार, बेहतरीन चीज़ें आ रही हैं तो हम ज़्यादा गहराई में जो है साइंस को देख सकते हैं। और अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में या साइंस की दीगर ब्रांचेस के बारे में जो कि हेल्प कर रही है साइंस को बेहतर बनाने में, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम साइंटिफिक मेथड कह रहे होते हैं। यानी कि बायोलॉजी के अंदर हमारे पास एक तरीक़ेकार है जिससे हम रिसर्च को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आ चुकी है तो उसे हम अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड हमारे पास मौजूद है उसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अगर ये साइंटिफिक मेथड बायोलॉजी में यूज़ होगा तो इसे बायोलॉजिकल मेथड कहा जाएगा। अब इसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं जिसके बाद एक पूरा मेथड हमारे पास बनता है। तो सबसे पहले इसके मेथड की जो आगाज़ होता है वो ऑब्ज़र्वेशन के साथ होता है और लास्ट में हमारे पास रिज़ल्ट निकलती है। पहले मुआयना किया जाता है, चीज़ को देखा जाता है, फिर उसके बाद कुछ और स्टेप्स होते हैं। लास्ट में जो नतीजा आता है उसकी बेस पर हम अपनी रिसर्च को शाया करते हैं, उसकी बेस पर हम अपनी रिसर्च को बताते हैं कि हमने क्या हासिल किया। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बायोलॉजी जो है साइंस की ब्रांच है और इसका ताल्लुक जानदारों के साथ है, लिविंग बींग्स के साथ या लिविंग थिंग्स के साथ इसका ताल्लुक है। और बायोलॉजी के अंदर जब हम नॉलेज को हासिल करते हैं तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन बनाना पड़ता है, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा हासिल करनी पड़ती है। और डेटा हासिल करने का तरीक़ेकार जो है वो ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए से भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से भी हो सकता है। और उसके अलावा जब हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं तो हम एक ख़्याल बनाते हैं ऑब्ज़र्वेशन के बाद। मिसाल के तौर पर कोई मलेरिया का पेशेंट है, उसके ब्लड में प्लाज़्मोडियम आ गया, तो ये जो देखा जाना था ये हमारी ऑब्ज़र्वेशन थी। अब उस ऑब्ज़र्वेशन के बाद हम एक हाइपोथेटिकल आंसर बनाएंगे। उसी हाइपोथेटिकल यानी हमारे ख़्याली जो जवाब होगा, जो वेरीफाइड नहीं होगा हमारा ख़्याल, उसे जो है फिर टेस्ट किया जाएगा, वेरीफ़ाई किया जाएगा कि वाक़ई हमारा वो ख़्याल, हमारा हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। तो ये पूरा जो मेथड है हमारे पास, ये बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अगर इस चार्ट को देखेंगे तो पहली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि जब भी हमारा साइंटिफिक मेथड स्टार्ट होगा तो पहले तो हमारे ज़हन में ये होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम मौजूद हो। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर कोई है, जानदारों से रिलेटेड कोई मसला आ चुका है या जानदार की वजह से कोई मसला आ चुका है, तो पहले उसी को देखा जाएगा वो मसला कौन सा है। फिर उस मसले के रिलेटेड में ऑब्ज़र्वेशंस की जाएगी और जो हमारे पास पुरानी नॉलेज मौजूद है, यानी कि अगर कोई साइंटिस्ट पहले इस पर काम कर चुका है तो उसकी जो नॉलेज होगी, उसकी बुक्स जो होंगी, जो भी उसने जानकारी हासिल की थी वो भी हम हासिल करेंगे। यानी हमारी खुद की भी उसके हवाले से, प्रॉब्लम के हवाले से ऑब्ज़र्वेशंस होंगी। जो पहले साइंटिस्ट का काम है वो भी देखा जाएगा। फिर एक नतीजा निकाला जाएगा जिसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे। यानी कि पहले हमने ऑब्ज़र्वेशन की, ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद हमने जो चीज़ें मालूम की है उसे हाइपोथेसिस कहा जाएगा, जो भी हमने उसके बारे में जानकारी हासिल की है। जब भी कोई हमारे पास हाइपोथेसिस बनता है, फिर हाइपोथेसिस को बयान करने के लिए हमारे पास एक रीज़निंग दी जाती है। तो रीज़निंग की 2 तरह की किस्में होती है, एक को डिडक्टिव रीज़निंग कहा जाता है और दूसरे को इंडक्टिव रीज़निंग कहा जाता है। फिर मज़ीद हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का जो भी नतीजा होगा, जो भी हमारे पास डेटा हासिल होगी एक्सपेरिमेंट की, अगर वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है, यानी कि हमने एक बयान दिया था कि मलेरिया जो है वो प्लाज़्मोडियम की वजह से होती है। एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर एक्सपेरिमेंट में वाक़ई साबित होता है कि मलेरिया प्लाज़्मोडियम की वजह से है, तो फिर आगे चलकर वो हमारे पास एक थ्योरी बने। लेकिन अगर हमारा हाइपोथेसिस गलत साबित होता है, एक्सपेरिमेंट में ये बात नहीं आती जो हमने हाइपोथेसिस में बयान की थी, तो दोबारा से हम पीछे जाएंगे, दोबारा से हम एक नया हाइपोथेसिस बनाएंगे और ये जो नया हाइपोथेसिस होगा
फिर अब दोबारा उसे टेस्ट किया जाएगा इन्हीं सेम स्टेप्स को रिपीट करते हुए। अगर दोबारा से हमारा एक्सपेरिमेंट सही हुआ है तो ठीक, वरना दोबारा से नया हाइपोथेसिस। तो ये चलता रहता है एक पूरा प्रोसेस जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कह रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।